4. अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागज कार्य स्तंभ से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहां के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले का मालवा मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर कि अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया से तुलना की है। जो मालवा अपनी सुख, समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाओ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाओ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पर्यावरण बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। लेखक प्रभाष जोशी। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। काले भूरे बादल। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। जहां जहां भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे, सब बह रहे थे। इससे ज्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल कि कभी भी बरस सकते थे। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी। गोबर से घर आंगन लीपने और मानाजी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह। बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी। लेकिन आसमान तो घाव घाव कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलहाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते ना देखा हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं। सारे जरूरी समाचार भी देते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। हाँ, अब की पानी बहुत गिरे हो। किसान कहे कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पर अब गेहूं चना अच्छा होएगा। सार में उनने कहा और दुकान में लग गए। चाय और भजिया उनने अच्छा बना के दिया था। हम मियाँ बीवी मजे से खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में शिप्रा मिली। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। गए महीने टीवी पर लाइन पढ़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। सब जगह फोन लगा के पूछा था, खतरा कहीं ना था। लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज्यादा गिर गया। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है। कहीं ज्यादा है, कहीं थोड़ी कम,
लेकिन लोग टीवी की समझ में अत्ती की बोलने लगे हैं। उज्जैन में देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है। क्वार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत छक हो जाती, लेकिन कुएं बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दब्बा को कहा कि अपने को सब नदियां, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से? नहीं यार, पहले माता बिठाएंगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताऊ जी, 1 बजने वाली है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी, पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी लेकिन उस पर लेटकर रगड़ा नहीं जा सकेगा। मन से तो किशोर हो, फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा था। शायद इसीलिए वह चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही थी। मटमैली, कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह। वे बड़ी बड़ी नावें वहां नहीं थीं, शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थीं। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नेमावर के पास बजरावा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले में गमक रही थी। चवथ का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। भेंजी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बह रही थी। अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, भेंजी गंगा किनारे की। हम नदी को नदी नहीं मां मानते हैं। नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। उसके किनारे बैठना मां की गोद में डूबना है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल, पत्ते खांखरे होते हुए, फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं। सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमक कर फल फूल और अन्न देती है। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहां से शिप्रा निकलती है, कालिदास की शिप्रा। बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जानापाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा। काफी पानी था, खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़के को गर्व था
कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े, इतना पानी भरा। गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई। मावल धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा। नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसां के बाद ही आया ना। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसां के बहुत पहले हो गए। वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाईं, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सकें। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल दिया। नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पीपल्या पाला भर गया है, सिरपुर में लबालब पानी है, और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूं और नाव पर सैर की है। हाथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थीं। आज वे सड़े नालों में बदल दी गई हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, सबके यही हाल हो रहे हैं। ये सदा नीरा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। चौमासे में चलती हैं, बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती हैं। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 ही इंच ज्यादा पानी गिरा है, और इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियां और कुएं चैतन्य हो गए हैं। अपने पहले के अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की यह जानकारी ही आंख खोलने के लिए काफी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है, लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का समय था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पीपल्या पाला टूटकर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो भी वह सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल ज्यादा नहीं हैं। 56 के काल में देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग ना प्यासे मरे ना भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी। अपने नदी, नाले, तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है।
लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरनें निकाल रखी हैं, वे बताने को काफी हैं कि मानव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है और क्यों यहाँ डग डग रोटी और पग पग नीर नहीं है। क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ की बजाय पानी गिरा और क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर पग पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? प्रश्न अभ्यास। शब्दार्थ और टिप्पणी। निथरी, फैली, चमकीली। चौमासा, बारिश के 4 महीने। ओटले, मुख्य द्वार। घाऊं घाऊं, बादलों के गरजने की आवाज। पानी बहुत गिर्यो, पानी बहुत गिरा, बरसात बहुत हुई। फसल तो पण गली गई, फसल पानी में डूब गई और सड़ गल गई। उनने, उन्होंने। अति, बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति में। मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। मालवा की धरती गहन गंभीर है, जहां डगर डगर पर रोटी और पग पग पर पानी मिलता है। यानी मालवा की धरती खूब समृद्ध है। पश्चिम के रिनेसां, पश्चिम का पुनर्जागरण काल। विपुलता की आश्वस्ति, संपन्नता समृद्धि का आश्वासन। अब की मालवो खूब पाक्यो है, अब की मालवा खूब समृद्ध है। यानी इतनी बरसात हुई कि फसलें हरी भरी हो गई हैं। नी यार पेले माता पिठाएंगा, इस बार माता की मूर्ति स्थापित करूंगा। रड़का, लुढ़का। मंदे उजाले से गमक रही थी, हल्के प्रकाश में सुगंधित हो रही थी। चवथ का चांद, चतुर्थी का चांद। 56 का काल, 1899 का भीषण अकाल। दुष्काल का साल, बुरा समय, अकाल। पूर, बाढ़, गाद, झाग, कूड़ा कचरा। कलमल करना, संकरे रास्ते से पानी बहने की आवाज।